हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो आज हम क्लास 8 साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और अ फो। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें तो हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्रेंड मतलब हमारा दोस्त, फो मतलब हमारा एनिमी। चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं पढ़ते हैं। हम जनरली हमारी आंखों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर जो भी कोई खड़ा हुआ है या मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, मैं किसी टीचर से, फैकल्टी से बात कर रही हूँ, तो मैं उनको देख सकती हूँ। ये ऑर्गेनिजम्स मैं मेरी नेकेड आई से देख सकती हूँ, पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें मैं मेरी नेकेड आई से नहीं देख सकती हूँ, उन्हें देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। नाउ microorganisms are tiny living organisms that can only be seen under a microscope। अभी मैंने बताया कि वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन द सॉइल, एयर, वाटर, फूड, इनसाइड बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मिट्टी के अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, खाने के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। खाने के अंदर कैसे हो सकते हैं? हो रहा है ना कंफ्यूजन। हम जो दही खाते हैं उस दही के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, है ना। हम हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हर जगह। इवन हम यहाँ, ये जो मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर है, इधर भी इतने सारे बैक्टीरिया है ना जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इतने सारे बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देने, बट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, नॉट बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट हैं। ओके, ये हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं, वही हार्मफुल भी हो सकते हैं। अब यूजफुल और हार्मफुल कैसे होंगे ये हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्यूलर मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल हो, ठीक है, उसको यूनिसेल्यूलर कहते हैं। मल्टी सेल्यूलर जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स हो, एक से ज़्यादा सेल्स हो, उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये अभी मैं दही के बारे में बता रही थी ना आप लोगों को, तो जो दही होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस ही पाया जाता है, ठीक है। फिर ई कॉली एंड ये जो है बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर में, हमारी बॉडी के अंदर, और ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब बहुत जल्दी, जैसे दही मम्मी थोड़ी देर के लिए, मम्मी ने दही जमाने रखा दूध में, वो इतनी जल्दी आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ घंटों बाद हमें दही मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। फंगाई जो होते हैं मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होती हैं, पर कुछ यूनिसेल्यूलर भी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एंड राइजोपस, ये जो है ये मल्टी सेल्यूलर में आती हैं, ठीक है। ब्रेड मोल्ड जो है वो यूनिसेल्यूलर होती हैं, और ये जो है बहुत किसी भी डेड या डिके मैटर के ऊपर हमें मिलती है। जैसे कि हमारा ब्रेड है, ठीक है, वो सड़ जाते हैं तो हम देखते हैं उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन या ग्रे ग्रेइश हमें कुछ दिखाई देता है, तो वो ग्रीनिश और ग्रेइश जो होता है वो ब्रेड मोल्ड ही होता है, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो रिप्रोड्यूस होने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, उसके बाद हमें वो दिखाई देने लगते हैं। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। ये हमें डिसीजेस, इनकी वजह से हमें डिसीजेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल मलेरिया जैसी डिसीजेस हमें प्रोटोजोआ से होती हैं। फिर आता है एल्गे जो है वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा और क्लैमिडोमोनास, ओके। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक है, वो बहुत टाइम से उसका पानी रखा हुआ, मतलब
पानी चेंज नहीं हो पाया या वो पानी से पड़ा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्गे जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगी और हम उसके ऊपर देखते हैं पूरी ग्रीन लेयर बन जाती है। वो जो ग्रीन लेयर होती है वो एल्गे की होती है। या बहुत बार बारिश में देखा होगा कि ईंट रखी हुई है कोई सी, ब्रेक ईंट मतलब ब्रेक, ठीक है, वो ईंट रखी हुई है, अगर बारिश हुई बहुत टाइम तक तो उसके ऊपर भी ग्रीनिश लेयर जम जाती है, वो एक्चुअली एल्गी होती है। फिर आते हैं वायरसेस। वायरसेस जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टाइप नहीं है, वायरस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट इसे हम चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ना तो यूनिसेल्यूलर होता है ना ये मल्टी सेल्यूलर होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं HIV, इन्फ्लुएंजा, कोरोना। अभी जो कोरोना वायरस आया था वही कोरोना है ये इसको होस्ट चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। होस्ट मतलब क्या होता है, जैसे वायरस हमारी बॉडी से अगर वायरस को खाना मिल रहा है तो हम इसके लिए होस्ट हुए, ओके। ये हमारी बॉडी में आके रिप्रोड्यूस करेगा तो हम इसके लिए होस्ट होंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, वायरस। अब चलो वायरस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। वायरसेस जो है इनसाइड द सेल ऑफ viruses reproduce only inside the cells of the host organisms which may be bacterium, plant और animal। ये होस्ट की बॉडी में ही रिप्रोड्यूस होते हैं। फिर वो होस्ट कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियम हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ओके। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ से हमें कोल्ड हो रहा है, हमें फ्लू हो रहा है, हमें कफ हो रहा है, ये सारी जो छोटी मोटी जो डिसीज़ेज़ हैं, ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जो भी छोटी मोटी हैं ये हमें वायरसेस की वजह से ही होती हैं, है ना। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कि इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो सकती है उसके कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, एयर कांटेक्ट की वजह से, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, उनको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। यहाँ मैंने बताया कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो ये जो छोटी मोटी डिसीजेस होती हैं ये हमें वायरसेस की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा और कफ, है ना। अब इसमें कुछ सीरियस डिसीजेस भी हैं जैसे कि पोलियो या चिकन पॉक्स, ये भी हमें वायरस की वजह से हो सकती हैं। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ डिसीजेस, जैसे कि मलेरिया, अभी मैंने बताया कि मलेरिया अपन ने अभी पढ़ा था, मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। डायसेंट्री और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जबकि टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमें वो बैक्टीरियल डिसीजेस है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। बैक्टीरिया आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये लॉन्ग शेप बैक्टीरियाज हैं। तो चलिए, ये एल्गी, स्पाइरोगायरा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये क्लैमिडोमोनस की फ़ोटो है। अमीबा इस टाइप से, ये जो अमीबा के ये यहाँ से ये दोनों जो दिख रहे हैं ये इनको सीडियोपोडिया कहते हैं। ये एक तरीके से अमीबा के पैर होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से ही ये खाना कैच करता है, पकड़ता है। ये पैरामीशियम है। नाउ लेट्स गो अगेन, ये फंगा है। ये ब्रेड मोल्ड ऐसी ग्रीनिश जो दिखाई देती है हमें ब्रेड के ऊपर, ये वही ब्रेड मोल्ड है। ये पेनिसिलियम कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, और ये एस्परजिलस, ओके। नाउ वील गो फर्दर। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए कहाँ जाते हैं, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, so they are found in air, water, soil, hot spring, arctic ice, inside human, मतलब हर जगह, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, एयर में, इवन हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में, सॉइल में, हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स गो फर्दर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब मैंने बताया था कि सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, मतलब हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो चलिए पहले कुछ यूजेस उनके देख लेते हैं, हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से यूज़फुल हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन फूड इंडस्ट्री, अब फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ होता है। लैक्टोबैसिलस, अभी अपन ने लैक्टोबैसिलस के बारे में बात करी थी सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था। वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड मीन्स दही। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमने थोड़ा सा एक मिल्क रखा हुआ है, मतलब एक जगह मिल्क रखा हुआ है हमने,
अगर हम उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल दें, थोड़ा सा दही डाल दें, तो वो खुद ब खुद क्या करेगा, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगा। और इतनी फास्टली रिप्रोड्यूस होता है वो बैक्टीरिया, हमें कुछ घंटों में वो पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारे फूड इंडस्ट्री में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन जो होता है उसमें, फर्मेंटेशन के बारे में अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना देख लीजिए कि ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए काम आता है और उसकी वजह से हमारे लिए ब्रेड बनता है, अल्कोहल बनती है, वाइन बनती है। इवन हम जैसे कभी कभार मम्मी इडलियाँ बनाती हैं या डोसा बनाती हैं, तो वो जो डो रहता है, याद हो मतलब किसी ने घर पे देखा हो या किसी के यहाँ उस पुराने मेथड से अभी भी बनते हों इडली डोसा, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए डो को फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। जो उसमें रखा रहता है, जो लिक्विड रहता है, उसको हम कुछ टाइम के लिए फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं ताकि ये फर्मेंट हो जाए। फिर उसके बाद उसको ग्राइंड करके और फिर इडली का पूरा डो तैयार किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पुरानी वाली स्लाइड खुल गई, ठीक है। ये तो देखा ही नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अल्कोहल बनाने में यूज़ हो रहा है। नाउ लेट्स गो फर्दर। रोल इन मेकिंग फूड, ये तो अभी अपन ने कर ही लिया था, ठीक है, अभी मैंने बताया था। नाउ कि लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ईस्ट जो कि है ब्रेड और अल्कोहल के लिए यूज़ होता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है। नाउ रोल इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। कैसे? अब जैसे डिकम्पोजर से, अब आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो देखा है कि नहीं देखा है, पर जैसे कभी कभार एक चूहा है, सपोज अगर चूहा मरा पड़ा हुआ है ना, अगर उसको नहीं हटाया है, वो वहीं रोड पे अगर जैसे किसी गाड़ी से वो चूहा मर गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो चूहा वहीं मरा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद हम उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और अगर कीड़े नहीं भी हो तो कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे चूहा जो है वो कोई इसको खाना शुरू कर देता है। तो वो जो चूहा धीरे धीरे ख़त्म होता है ना, वो एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो चूहों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हीं को डिकम्पोजर्स कहते हैं। एक बार देख लेते हैं डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एनरिचिंग सॉइल। जितने भी अब वो जो चूहा है, ठीक है, उसको और उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये तो था कि मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया, बट इन साइंस में हम कह सकते हैं कि जो भी एक बड़ा सब्सटेंस है उसको सिंपलेर सब्सटेंस में जो कन्वर्ट करता है उसका काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो भी उनको वो डिकम्पोजर्स की तरह हमारे लिए एक्ट करते हैं। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब हुआ? अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर अब ऐसे तो बोलोगे कि हमारे एनवायरनमेंट में कितनी 78% नाइट्रोजन है, पर प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते। तो बैक्टीरिया जो है वो उस बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को प्लांट्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। रूट नोड्यूल्स मतलब जो प्लांट्स की जो जड़ हैं उनमें छोटी छोटी सी गठान होती है, उन गठानों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं अपनी तरफ, उनको फिक्स करते हैं, उनको यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं और फिर प्लांट्स तक पहुंचा देते हैं, है ना। और नाइट्रोजन साइकिल को भी नेचर में मेंटेन करने में वो हमारी हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। नाउ ये इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है ब्लू ग्रीन एल्गे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है उसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो यहाँ पे है इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स ऐसा, और फिर ये इस तरीके से आपके पास फ़ोटो है इसकी, देख सकते हो आप इसको। आगे मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। फॉर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैसे? जो भी केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स,
वो दूसरे माइक्रोब्स जो ग्रोथ हो रही होती है उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं और जो ऑलरेडी हो चुकी है उनको किल करने का काम भी स्टार्ट कर देते हैं। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम और पेनिसिलम फंगस। वैक्सीन्स, ठीक है, वीकेंड और डेड माइक्रोब्स यूज टू डेवलप इम्यूनिटी, ठीक है। अब वैक्सीन्स जो है ये भी जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि वीकेंड और डेड माइक्रोब्स जो हैं वो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो, हेपाटाइटिस, टीबी, ठीक है, ये सारी जो है वैक्सीन्स हैं। नाउ कमर्शियल यूज़। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज़ क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। अब हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में एल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन करते हैं। एसिडिक एसिड का भी प्रोडक्शन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एक तरह से कमर्शियल यूजेज के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नाउ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट, ठीक है। जो एल्कोहल है उसकी द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर, है ना, जो स्मेल है एल्कोहल की जब वो शुगर जैसी हो जाती है ना, हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, और जो कि उसमें वो भी यीस्ट की वजह से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जो प्रोसेस होती है शुगर का कन्वर्जन होना एल्कोहल में, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर शुगर का कन्वर्जन एल्कोहल में हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलेंगे। नाउ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अब इसमें क्या क्या दिए हैं। लुईस पास्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। लुईस पास्टर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 में, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1798 में। अब 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट आए, ठीक है। वो एक्चुअली डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में उस टाइम पे स्टडी कर रहे थे और उसी टाइम पे उन्होंने देखा कि कुछ लिटिल ग्रीन मोल्ड्स पड़े हुए हैं उनकी कल्चर प्लेट में। तो उन्होंने देखा कि वो जो मोल्ड हैं उनकी वजह से जो हमारे बैक्टीरियाज हैं और जो उसमें ग्रो हो रहे थे वो बैक्टीरियाज किल होने लगे और उनकी ग्रोथ भी जो है वो रुक गई, और वहाँ से पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ, वो प्रिपेयर्ड हुई। उसका प्रिपरेशन उसको इन्वेंट किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नाउ एक और फैक्ट देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। जब भी हम किसी एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं तो हम खुद के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते हैं, हमें किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड करी हुई ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स हमें एक्यूरेटली हमें हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और रॉन्ग डजेस, इट मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। जब आप उस एंटीबायोटिक्स को, जब आपको एक्चुअली में इतनी ज़रूरत नहीं है उस एंटीबायोटिक की, आप फिर भी उस एंटीबायोटिक को कंज्यूम कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यूचर में वो एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना करे और अननेसेसरी जो है आपकी बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है, उनको भी किल करने का काम वो एंटीबायोटिक कर सकती है। इसलिए हमें बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करे हुए हम किसी भी एंटीबायोटिक्स को हमें नहीं लेना चाहिए, है ना। इसलिए एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज कॉज्ड बाय वायरस। जो एंटीबायोटिक्स है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती कोल्ड एंड फ्लू के ऊपर, क्योंकि ये वायरसेस के वजह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर पार्ट 1 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम पार्ट 2 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लिए क्या क्या उनके नुकसान होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस पार्ट में कोई सी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट्स आ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट्स के बारे में पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पता चल पाए, चैप्टर को वो लोग समझ पाएँ। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe. We'll meet in our next video of part 2. Thank you.